आंखों के सामने से जिगर के टुकड़े बहते चले गए। चंद सेकंड में सैकड़ों परिवार उजड़ गए। 23,000 से भी ज्यादा गांव और शहर, 5,000 से भी ज्यादा मौतें और 3 लाख से भी ज्यादा लोगों पर असर। ये आंकड़ा उस त्रासदी की कहानी बयां करता है जो 16 जून 2013 में केदारनाथ में आई थी। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस हादसे को काफी हद तक रोका जा सकता था, अगर मैं आपसे कहूं कि आपदा में मरने वालों की जान बचाई जा सकती थी, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, 2013 की इस आपदा का पहला और सबसे बड़ा सबूत 2004 में ही मिल गया था। वो एक ऐसा सबूत था जिसे अगर गंभीरता से लिया जाता तो शायद 2013 में हजारों की जान और सैकड़ों का नुकसान बचाया जा सकता था। आखिर क्या था वो सबूत? कैसे 2004 में ही इस आपदा की भविष्यवाणी हो गई थी? इसकी पूरी डिटेल भी हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे 16 जून की त्रासदी से 3 दिन पहले ही आपदा के संकेत मिलने लग गए थे। लेकिन इन सबूतों पर बात करने से पहले जान लेते हैं कि 2013 16 जून की उस रात को आखिर हुआ क्या था। सोलह और 17 जून को तबाही मचाने वाली इस आपदा की भूमिका कई दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। 13 जून की शाम करीब 4 बजे होंगे, मौसम विभाग ने नोटिस किया कि भारतीय मॉनसून इस साल बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। दरअसल मौसम विभाग ने देखा कि जो मॉनसून 2 हफ्ते में उत्तराखंड पहुंचना था, वो सिर्फ 1 दिन में ही उत्तराखंड पहुंच गया। 15 जून अमर उजाला के फ्रंट पेज में एक खबर छापी गई। मौसम विभाग के डायरेक्टर आनंद शर्मा के हवाले से बताया गया कि पहाड़ों में भारी बारिश हो सकती है, चारधाम यात्रा टाल दी जाए। ये पहली बार था जब चारधाम यात्रा के दौरान मौसम की अपडेट देने वाले मौसम विभाग ने बार बार यात्रा को रोकने के सुझाव दिए। मौसम विभाग ने 16 जून की सुबह तक अलर्ट जारी किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ और 16 जून की वो बारिश सारे काले बादल खाली करने के लिए आतुर थी। इस वीडियो के अंत तक हम आपको ये भी बताएंगे कि आज भीमशिला नाम से जाने वाली वो चट्टान आखिर यहाँ पे आई कैसे। लेकिन पहले 16 जून को केदारनाथ के हाल जान लेते हैं। यहाँ केदारनाथ में शाम ढल चुकी थी। तीर्थयात्री अब होटल और धर्मशालाओं में आराम कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये रात उनमें से कईयों की आखिरी होगी। और फिर रात के करीब 8:30 बजे लैंडस्लाइड होने की आवाज़ आई। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही ऊपर से पानी का तेज सैलाब अपने साथ मलबा लिए केदारनाथ घाटी की तरफ पहुंचा और उसको छूकर निकल गया। और इस सैलाब ने भी कई जिंदगियां छीन ली। जहां जयकारे लग रहे थे, अब वहीं चीख पुकार मचने लगी। लोगों को जहां जगह मिली वो वहां सुरक्षित होने की कोशिश करने लगे। बचे हुए लोग अब सुबह का इंतजार करने लगे, लेकिन उनको क्या पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। रात भर नदियों के गर्जन से लोगों का दिल बैठा सा जा रहा था। केदारनाथ में फंसे लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर आई 17 जून की सुबह 6:45 में केदारनाथ धाम से 4 किलोमीटर की दूरी पे चौराबाड़ी ग्लेशियर में एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई बम फटा। कम से कम 100 फुट ऊंचा पानी का सैलाब 40 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। फिर क्या होटल, क्या दुकान और क्या इंसान। महज 4 मिनट में इसने पूरी केदार घाटी को छुआ और यहाँ से निकल गया। दरअसल चोराबाड़ी ताल का एक तटबंध टूट गया था और ये अपने साथ सारा पानी, मलबा और बड़ी बड़ी चट्टानें बहाकर लाया, जिसने तबाही मचाई। ये सैलाब अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानें भी बहाकर लाया और इन्हीं चट्टानों में से एक चट्टान मंदिर के पीछे कुछ इस तरह से बैठी कि वो मंदिर को छू भी नहीं पाई। देश में ये अब तक की सबसे बड़ी आपदा आई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन अनआधिकारिक आंकड़े 20,000 से भी ज़्यादा हैं। कई लोग आज भी लापता माने जाते हैं। ये तो हमने आपको त्रासदी की पूरी कहानी बताई, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि कैसे ये आपदा प्राकृतिक कम और इंसानी ज़्यादा है। इसकी शुरुआत होती है 2004 से। दैनिक जागरण में 2 अगस्त 2004 को एक रिपोर्ट छापी गई। इस रिपोर्ट की हेडलाइन थी, अब केदारनाथ में बम की तरह फटेगा चौराबाड़ी ग्लेशियर। इसे वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक के हवाले से बताया गया कि किस तरह चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ के लिए खतरा बन सकता है। और ये भी बोला गया कि एक दिन ये ग्लेशियर बम की तरह फटेगा और पूरी केदारनाथ घाटी को अपने साथ ले डूबेगा।
इस खबर को लिखने वाले लक्ष्मी पंत अपनी किताब हिमालय के कब्रिस्तान में लिखते हैं कि जब ये रिपोर्ट छापी गई तो उन्हें खंडन छापने के लिए दबाव डाला गया। वाडिया इंस्टीट्यूट में उनके आने पर पाबंदी लगा दी गई। बाद में चौराबाड़ी ग्लेशियर पर अध्ययन भी बंद कर दिया गया। लापरवाही और अनदेखी सिर्फ 2004 में ही नहीं की गई। आपदा से 3 दिन पहले भी कुछ ऐसा ही खेल हुआ। दरअसल मौसम विभाग ने 13 जून को सरकार को मौसम बिगड़ने और यात्रा स्थगित करने के कई मैसेज भेजे, लेकिन इन सभी को नजरअंदाज कर दिया गया। पंत अपनी किताब में बताते हैं कि भारतीय मौसम विभाग ने 14 और 15 जून को सरकार को मौसम बिगड़ने का अलर्ट भेजा था। साथ ही उन्होंने यात्रा स्थगित करने की चेतावनी भी दी थी। ये जानकारी राज्य सरकार और आईटीबीपी को भी समय से दे दी गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने स्थानीय प्रशासन को एडवाइजरी भेजकर यात्रा स्थगित करने का सुझाव दिया। मौसम विभाग ने केदारनाथ और आसपास वाली जगहों पर सबसे ज़्यादा खतरा बताया, लेकिन अफसोस की बात ये रही कि मौसम विभाग की सभी चेतावनी को दरकिनार कर दिया गया। लाखों लोगों को यात्रा में भेजा जाना जारी रहा और आखिर 16 और 17 जून को मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो गई। कंट्रोल एंड ऑडिट जर्नल यानी कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में उत्तराखंड सरकार को खूब खरी-खोटी सुनाई। सीएजी ने कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी देने के बावजूद उत्तराखंड सरकार खामोश बैठी रही। यही बात वर्ल्ड बैंक ने भी कही कि राज्य का प्रबंधन तंत्र फेल रहा। 2013 में आई इस आपदा को आज 10 साल हो चुके हैं। आज भी केदारनाथ में एवलांच आते रहते हैं। भले ही इस घाटी के लिए एवलांच कोई नई बात नहीं है, लेकिन इनका आना कितना गंभीर हो सकता है, इसके अध्ययन के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रयास नजर नहीं आते। राज्य में आपदा शोध संस्थान बनाए जाने की बात कई बार की गई, लेकिन हिमालय अध्ययन केंद्र फाइलों में ही बंद रह गया। तो अब आप ही हमें बताइए कि 2013 में केदारनाथ में आई ये हिमालयन सुनामी प्राकृतिक थी या मानवीय? जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन जब भी आपदाओं पर सवाल उठाया जाता है तो अक्सर एक सवाल टिहरी बांध को लेकर भी उठाया जाता है। पूछा जाता है कि अगर कभी टिहरी बांध टूट गया तो इससे कितना नुकसान होगा। हमने इस सवाल का जवाब अपनी वीडियो में डिटेल में देने की कोशिश की है और इस सवाल का जवाब रूह कपाने वाला है। ज़रूर देखिए और फिलहाल हम आपको छोड़ जाते हैं केदारनाथ आपदा के कुछ आंकड़ों के साथ, ताकि आप भी जान सकें कि सरकार की इन लापरवाहियों की कितनी बड़ी कीमत हमने चुकाई है।